अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, एक बड़ा ही आपको उदासी होती है जब आपकी कोई बचपन की यादें जिस जगह से हो और आप जाते रहते हो और आपने टाइम स्पेंड किया हो या फिर कोई पिकनिक वगैरह ऐसी की हो और फिर वो जगह बंद हो जाए। बिल्कुल, तो जगह है जी इस्लामाबाद का मरकज़ार चिड़ियाघर। 82 एकड़ रकबे पर ये चिड़ियाघर कायम है। बहुत से स्कैंडल्स, बहुत सी बातें सामने आई। सबसे पहला स्कैंडल तो ये सामने आया था कि जो हाथी कावन रहता था यहाँ पे, वो जहनी मरज और डिप्रेशन का शिकार हो गया। आपको पता है, इवन व्हेन वी वर लिटिल एंड वी यूज्ड टू गो टू मरकज़ार ज़ू, तो तब भी हमें नजर आता था कि वो हाथी जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो दीवार की तरफ मुंह करके वो हमेशा हिलता रहता था। मतलब ऐसा लग रहा होता था जैसे अपना सर दीवार से मारता है। वो बेचारा सैड था। और इवन एज किड्स वी न्यू के जानवरों का आपको ऑब्वियसली इतना तो सेंस नहीं होती, बट उसको देख के लगता था वो बेचारा उदास है। तो अब वो कंबोडिया जाएगा, उसकी आखिरी आरामगाही होगी कंबोडिया में। मतलब होपफुली एक खुली फजा में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो है वो बसर करेगा। बाकी बहुत से जानवरों को रावलपिंडी भी मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में दीगर जो सैंक्चुरीज कायम है वहां भी मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रोब भी होनी चाहिए कि इतने मुताद्दिद जानवर ओवर द ईयर्स जो मिसिंग हुए हैं, जो मरे नहीं हैं, जो लापता हो गए इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से, वो किसके घर गए। एंड ऑल्सो ये बहुत अच्छी आपने बात की। एंड ऑल्सो एक चीज जो अच्छी चल रही थी, अच्छी इंटेंशन से तो स्टार्ट हुई थी ना, और इतने सालों से चल रही थी, इंस्टेड कि उसको बेहतर बनाया जाए, वो इतना बुरा हो गया, इतनी करप्शन बीच में आ गई कि उसको बंद ही करना पड़ गया। अच्छा, 82 एकड़ उसकी लोकेशन है, इतनी बड़ी जगह होती है। अब्दुल्ला, यू डोंट इवन नो वेयर इट इज। मतलब वो F6 के राइट एट द बॉटम ऑफ द मार्गलास, जहां आप वो मुनाल वगैरह पे ऊपर जा रहे होते हैं दामने को, तो उधर वो लोकेशन इज सुप्रीम। अगर आपको नहीं भी शौक जू वगैरह जाने का, वैसे मुझे बड़ा शौक है, जस्ट गोइंग देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल सराउंडिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस, तो इतना अच्छा लगता था वैसे ही। तो अब वो सब कुछ ठप हो गया। अब जो है नहीं, अभी सब ठप नहीं हुआ। एक इसका फर्दर प्लान है। वो प्लान ये है हुमा कि उस 82 एकड़ रकबे को अब एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा और वहाँ जानवर अब पिंजरों में नहीं, खुले जिस तरह नेशनल पार्क्स वगैरह में हमें नजर आते हैं वैसे नजर आएंगे। लेट्स होप कि वो प्लान वाकई इंप्लीमेंट हो जाए और जानवर रास्ते से ही इधर उधर ना हो जाए कहीं, जो कि होता रहा है। सो यू नेवर नो। एनीवे, चले हम दुआ कर सकते हैं कि वो कोई बेहतर चीज़ ही बने अगर बन रही है तो। इसके अलावा भी बहुत सी बातें, ये तो हम पहले बात कर रहे थे, तो हमने कहा आपसे बात भी कर लें, क्योंकि आपके साथ तो हर चीज़ शेयर करनी ही होती है। तो मैं जब आपसे कह रहा था कि मुझे तो आजकल वो चिड़िया, जो छोटी वाली चिड़िया होती है, वो भी बहुत नायाब हो चुकी है। वो भी मुझे इर्द गिर्द अब शहर में नजर नहीं आती, जो हमारी घर की दीवारों पर, मुंडेरों पर, खिड़कियों में, हमारे कमरों के अंदर भी एट टाइम्स आ जाती थी। इतनी मोहतात होती थी, इतनी बड़ी तादाद में होती थी चिड़िया। लेकिन अब आई डोंट सी द चिड़ियाज एनीमोर। अब सिर्फ कौवे ही हैं। वैसे मैं एक बात कहूं, मेरे घर के इर्द-गिर्द वो चिड़ियां आती हैं और मैंने उनके लिए पानी भी रखा हुआ है और बाजरा भी रखा हुआ है। आपके घर के इर्द-गिर्द एक पार्क है। हाँ, कुछ शायद वो वाहिद जगह बची है पूरे शहर में जहां चंद एक पार्क्स हैं, वहां पर तो शायद ये है परिंदे, लेकिन अदरवाइज यू डोंट सी देम एनीवेयर। वी हैव अ रिपोर्ट ऑन दैट एंड वील टॉक अबाउट दैट मोर लेटर। लेकिन सबसे पहले आवर टॉप स्टोरी फर्स्ट आपको बताएं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हो गई, मौलाना फजल रहमान भी नैब की जद पर हैं। हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने से पहले ही ऑपोजिशन के सामने पहाड़ जैसे चैलेंज खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऑपोजिशन की APC के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी गिरफ्तारी की पेशगोई कर दी थी। इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। तो हमने ये सबूतें बर्दाश्त किए हैं। इमरान खान न्याजी वो कहते हैं कि उतना जुल्म करो जितना सह सको। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे, ना मानेंगे और ना ही इंशाल्लाह झुकेंगे। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं। शहबाज साहब ने अपने अरेस्ट से पहले ही कह दिया था कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है और वो साबित हो गया है। हम ना घबराने वाले हैं और ना डरने वाले हैं।
ये आपने सुन लिया। आपको बताएं कि हुकूमती रहनुमाओं ने भी सारे मामले पर एक के बाद एक बात की और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इल्ज़ामात दोहराते रहे। ये समझते हैं कि ये कानून से बालातर हैं, वो ये समझते हैं कि उनसे सवाल पूछना उनकी शान में गुस्ताखी है, क्योंकि वो एक ख़ास मखलूक है। शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ़्तारी है वो बड़ी खुशाइंद है। ये एक संग मील है उस तरफ के जो पाकिस्तान के अवाम से वादा था तहरीक इंसाफ का कि हम जो पैसे बाहर गए हैं वो वापस लेके आएंगे। मरीम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग, अब ये नून है या शीन है, जो कोई भी है, जो सा भी ये हर्फ है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया। और जिस तरह से मुगलिया ख़ानदान का वो दास्तान है कि हमेशा ही घर के अंदर से हमले किए जाते हैं। दूसरी जानिब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने अनवर मजीद और एजी मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद कहा कि मफरूर डिक्टेटर को नोटिस भेजा जाता है और ना गिरफ्तार किया जाता है। हुकूमत ने जो करना है कर ले, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सफर नहीं रुकेगा। खुद आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म आयद होने पर दिलचस्प तबसरा किया। इससे पहले वो भी अपनी गिरफ्तारी की पेशगोई तो कर चुके थे। मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। हम ये कहेंगे तो यही तो वही जगह है गुजरे से हम जहाँ। मौलाना फजल रहमान जो अब तक नैब से बचते आए थे, एपीसी में शिरकत के बाद वो भी निशाने पर आ गए। नैब ने असासों की तहकीकात शुरू कर दी। मौलाना के करीबी मूसा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यही खबरें आजकल तो इर्द गिर्द हमारे, किस पे फर्द जुर्म आयद हो गई है और किस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। एक्चुअली उनसे पूछेंगे, मौक़िफ़ तो रद्द अमल तो सामने आ गया था कि अब जो मूवमेंट है, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसका क्या होगा। तो जावेद साहब बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया मुस्लिम लीग नून ने। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी गैर मुतवक्के थी, इशारे भी थे, दिए भी थे, खुद खुलकर कह भी रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसका खदशा जाहिर किया था। फिर इस कानूनी मामले को कानूनी तौर पर हैंडल करें ना, सियासी अखाड़े में इसे क्यों लेकर आए हैं? जब इसके कानूनी नुक्ते हैं और केस है तो इसकी कानूनी जंग अलग से लड़ें। नहीं, देखें, बात सीधी सी है कि जहाँ तक ये कहना है कि इसका पहले से इल्म नहीं था, पहले से तो इल्म था। आप ये देखें कि 3 सालों में, 4 सालों में हुआ क्या है। एहतसाब के नाम पर जिस तरह पकड़ दकड़ हो रही है, और टाइमिंग देखें आप, एपीसी के बाद नोटिस जा रहे हैं नैब के, एपीसी के लीडरशिप को, इसी तरह एक दिन की तारीख के बाद दूसरी तारीख ली जा रही है। और नैब जिस तरह गिरफ्तारी के लिए बेचैन है, एक रेफरेंस दाखिल होने के बाद नैब को ज़रूरत नहीं थी कोई इसी इन्वेस्टिगेशन की, मगर ये जहन में रहे इनको लाने वालों के, हुकूमत बनाने वालों की, कि इस तरह अदारे कमज़ोर होते हैं, इस तरह आवाम का अदारों से एतमाद उठता है, इंसाफ के अदारों से न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इस इंतकाम की वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो हालात हैं, कहीं कौम अनारकी की तरफ पेश कदमी न कर दे। और अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं लीडर के बगैर तहरीक में या तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफनाक होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी, इत्तेहाद तो आप लोगों में भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कानूनी मुश्किल शहबाज शरीफ पर भी आई, जरदारी साहब पर भी, और अब मौलाना को भी हम देख रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जमातें आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज अपने अपने लीडर के लिए करती हैं। फिर इस इत्तेहाद का फ़ायदा क्या हुआ जब दूसरे का साथ नहीं दे सकते? देखें, जहाँ तक तल्लक है एहतजाज का, तो गिरफ्तारियों पर तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। कोई ये ना समझे कि हम अपनी ज़ात के लिए लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं। हम तो लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं
उनको लीड करने के लिए सियासी जमातें बाहर आ रही हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है तो रहबर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है APC की, उसमें ये तमाम चीज़ें, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये गिरफ्तारियाँ जो हैं उस प्लेटफार्म से ही एक मुत्तफ़िका मुश्तरका एक रोड मैप दिया जाएगा। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में बताएं, अपोजिशन के सभी बड़ों को कानूनी चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, तो बड़ी पार्टी होने के नाते अपोजिशन की सरबराही आपके पास है, मुस्लिम लीग नून को ही लीड करना है ना, तो शहबाज शरीफ के बाद आप क्या समझते हैं ये जिम्मेदारी किस रहनुमा के कंधों पर आती है? देखें, जहाँ तक आपका सवाल है मुस्लिम लीग के हवाले से, तो इसकी क़यादत करेंगे नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ जिसकी जो ड्यूटी लगाएंगे पार्टी के अंदर से, वो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार है। हम तो ये समझते हैं कि आज पाकिस्तानी कौम की रहनुमाई के लिए, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करने के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए, महंगाई से पिसे अवाम, बेरोज़गार अवाम की रहनुमाई के लिए एक लीडिंग रोल अपोजिशन की जमातें अदा करने जा रही हैं। और इस हुकूमत से छुटकारे के लिए इंशाअल्लाह 2021 जनवरी जो है, इससे आगे इंशाअल्लाह ताला ये खुशखबरी है गिरफ्तारियों के बाद कि नहीं, इंशाअल्लाह कौम को मुसीबत उठाना पड़ेगी। चलें जी, यू आर स्टिल वेरी होपफुल। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमें ज्वाइन किया मुनीब फारूक ने, जो कि लॉयर हैं, तजियाकार हैं, होस्ट आपस की बात। मुनीब, शहबाज शरीफ का भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, आसिफ जरदारी उसी राह पर हैं और मौलाना फजल रहमान भी अब नैब की जद पर आ गए हैं। तो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सियासी चैलेंज के साथ ये कानूनी चैलेंजेस भी आ गए हैं, तो इनका मुकाबला कानूनी सतह पर ही होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। तो किस तरह होगा ये, या कानूनी सतह पे होगा या सियासी सतह पे होगा, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानूनी ऑप्शंस तो मौजूद होते ही हैं, ज़ाहिर बात है, जिसका आप केस जिस स्टेज पर है वो तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन तमाम केसेस का, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हों, जरदारी साहब के हवाले से हों, या जैसे मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है, उनका तो खैर मामला अब उसका आगाज़ हो रहा है, इनका एक बड़ा थिक किस्म का एक सियासी बैकग्राउंड भी मौजूद है। और इनकी जो जितने भी ये कानूनी मामलात हैं, ये सियासत से जुड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई डेफिनेटिव बात नहीं की जा सकती कि सिर्फ इनको कानूनी तौर पर ही देखना चाहिए। अपोजिशन इस वक्त कॉर्नर्ड है और वो चैलेंज कर रही है हुकूमत को, और हुकूमत को यही सूट करता है कि वो इस अपोजिशन को कॉर्नर करके रखे। इसको अपोजिशन इस्तेमाल भी करेगी इन तमाम केसेस को, और अपने ख़िलाफ़ इनको समझा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी वन साइडेड किस्म की ये जो सारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और अगर तारीख़ी तौर पर भी देखा जाए तो गिरफ्तारियाँ, केसेस, ये अपोजिशन को इनका नुकसान नहीं होता, बल्कि वो हर ऐसी किसी केस को या गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। सो आने वाले दिनों के अंदर टेम्परेचर ज़रूर बढ़ सकता है। जैसे अब शेख रशीद साहब हैं, वो बड़ा खुली डुली बात भी करते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया कि झाड़ू फिर जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तारीखी तौर पर भी अगर देखा जाए तो लोगों को जेलों में डाल देने से, केसेस बना देने से ना किसी की सियासत ख़त्म होती है, ना सियासतदान ख़त्म होता है, ना सियासी जमातें ख़त्म होती हैं। अच्छा मुनीब, एक सियासी पहलू इसका ये नज़र आता है कि APC के बाद होने वाली पेशरफ्त के बाद एक तासुर ये बन रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून में वाकई कोई मुस्लिम लीग शीन निकलने जा रही है। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद इसका क्या चांस रह जाता है? क्योंकि कल मरीम नवाज ने भी क्लियर कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ज़रूर शायद अलग हो सकता है, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ कुछ कह दें तो वो सबसे पहले उनका फैसला कबूल करने वालों में होते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून को अगर कोई समझता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर ये इतना रख रखाव मौजूद है कि कोई किसी के सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकता कि जी मैं अपनी पार्टी बनाने लगा हूँ या मैं मुस्लिम लीग शीन बनाने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, उनकी सियासत अपने भाई से, अपनी भतीजी से यकसर मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब कन्फ्रंट करने में यकीन नहीं रखते, ख़ास तौर पर जब वो मुख्तदिर हलकों के हवाले से बात की जाए। तो शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है या जो उनका पूरा स्टांस है
वो बहुत डिफरेंट होता है। मियां नवाज शरीफ का जो ऑस्टेंसिबली जो कम से कम उनका बयानिया है, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो इतराम इज़्ज़त मौजूद है, वो अपने भाई को तमाम बातों को उसी तरह तस्लीम भी कर रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ही डजंट स्टैंड अ ग्राउंड हेयर एंड ही डजंट स्टैंड अ चांस इफ़ एट ऑल। वो सोचते हैं कि वो अपनी जमात बना लें या शीन बन जाए या कुछ बन जाए, तो वो उनको कभी भी वो पजीराई नहीं मिलेगी जो कि मुस्लिम लीग नून को अब मिलती है। इसके चांसेस ना पहले थे, किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शीन बीच में से निकलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं है, और भी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि समझते हैं कि इस स्टेज पर या किसी भी स्टेज पर इस तरह हेड ऑन जाना और कन्फ्रंट करना और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करना जो कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त कर रहे हैं, वो शायद पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए कोई इतना सूदमंद साबित नहीं होगा आने वाले दिनों में। लेकिन डिस्पाइट दैट वो कहते भी हैं व्हाट ही फील्स, बट ही गोज अलोंग विद जो नवाज शरीफ की ऑब्वियसली फाइनल से होता है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक हमसे बात करने का। एक बहुत ही सीरियस मामला, और बताना आपको ये है कि बिल्कुल आपको बताएं कि भारत में पाकिस्तान की हिंदू बरादरी के 11 अफराद के कत्ल का मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला यानी पेट्रन इन चीफ और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि जासूसी करने से इनकारी पर भारत में 11 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया और वो इस जुर्म के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जाएंगे। रमेश कुमार का कहना था कि भारत में कत्ल होने वाले ख़ानदान की खातून श्रीमती मुखी कहती हैं इंसाफ ना मिला तो वो खुद सोजी कर लेंगी। इसी पे हम बात करते हैं पेट्रन इन चीफ हिंदू कम्युनिटी के पाकिस्तान हिंदी काउंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने वक्त दिया। रमेश साहब, भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर पाकिस्तान की हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। बुनियादी तौर पर अब मुतालबा क्या है आप लोगों का, और भारतीय हुकूमत की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है अब तक? 10 अगस्त को मैं नोटिस में लाता हूँ, फॉरेन एम्बेसी हमारी फॉरेन ऑफिस एक्टिव हो जाती है, हाई कमीशन दिल्ली एक्टिव हो जाती है, मगर उसको 1 महीने तक रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। 14 सितंबर को दोबारा मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में आता हूँ और दोबारा इनको एक्शन में लाता हूँ, और दोबारा वो आते हैं, इंडियन एनवाई को बुलाते हैं, मगर फिर भी 1 हफ्ते के बाद जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैंने एहतजाज का फ़ैसला किया। 6 घंटे के नोटिस के ऊपर जो है लोग वहाँ से निकले और 2 दिन का सफ़र करके हज़ारों के हिसाब से डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक पहुँचे। हमने इंडियन हाई कमीशन तक अंदर गए, इंडियन हाई कमीशन के अंदर खिड़की में भी दिया, उसके दीवार पे भी लगाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले। हमने इंतज़ामिया के साथ तावन किया। इंतज़ामिया का बार बार प्रेशर था कि भाई आप यहाँ से ख़त्म करें, रोड ब्लॉक है, ये है। हमने इंतज़ामिया से तावन किया। हम इंतज़ामिया को ठीक है, हमने रुकावटें तोड़ी, हम अंदर गए, हमने वहाँ पे जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, क्योंकि हम चाहते थे कि अपना रेजोल्यूशन, अपनी करारदाद, और उस करारदाद में भी क्या है, बुनियादी हक की बात करते हैं कि हमारी एम्बेसी को एक्सेस दें, FIR कापी शेयर करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करें, इन्वेस्टिगेशन बताएं कि अभी तक क्या हुआ है, और हमारे जो दूसरे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो आज तक लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, उन तक भी हमारी एक्सेस होनी चाहिए कि वो किन हाल में है, कैसे वो रह रहे हैं। और दूसरा, भारत की लीडरशिप हिंदुज़म से ताल्लुक़ है। बीइंग ए हिंदू कम्युनिटी लीडर इन पाकिस्तान, मेरी ये है कि हिंदुज़म हमें पीस सिखाता है, हारमोनी सिखाता है, इंटरफेथ सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। ये नहीं है ऐसी बरबरत होनी चाहिए कि लोगों को आप बंद करके 450 दिनों से आप उसको इस तरीके से आवाज़ उनका दबा दें। अच्छा रमेश कुमार साहब, अब आप लोग समझते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में ये मामला ले जाया जाएगा, क्या तैयारी है इसके लिए और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? उस हवाले से मैंने अपनी करारदाद के अंदर बात की है कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और बात पता है क्या है, बात यह है कि ये स्ट्रगलें जो शुरू होती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, और आज जो ये स्ट्रगल शुरू हुई है उसको आखिर तक पहुंचाना मेरे फ़र्ज़ में शामिल है। आज इस कम्युनिटी का लोड मेरे कंधों के ऊपर है। मुझे आज भी इनकी बहन मेरे पास बैठी है, बेटी मेरे पास बैठी है कि नहीं मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी अप्रोच करने के लिए लाएअमल शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस, उनसे भी मेरा
हुई है, बात हुई है मेरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब से भी, मेरी कल्ब हसन साहब से, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। वो भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा लीगली उसको देख रहे हैं। मैं हुकूमत को भी ये विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक देखें, क्योंकि ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान डैशिंग में चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ हो, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं वहाँ पे। अब वो नहीं चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का रमेश कुमार साहब। और बहुत ही ये अफसोसनाक बात हुई है कि 11 लोग जिस मकसद से भी गए हों, जो कि आपको पता है रिश्तेदारियां होती हैं, ट्रेड होती है, देयर आर सो मैनी रीजंस, बहुत आते जाते रहते हैं पाकिस्तानीज भी और इंडियंस भी इधर, और फिर इस किस्म का कोई हादसा। और इसमें सिर्फ हिंदू बिरादरी को नहीं, हम सबको सरापा एहतजाज होना चाहिए। वर्ल्ड हार्ट डे पर तो हम तफसील से बात करेंगे, और इसके लिए बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि अपना लाइफस्टाइल आपने कैसे चेंज करना है, अपना लाइफस्टाइल आपने कैसे बेहतर बनाना है ताकि आप दिल के अमराज, दिल की बीमारियों से निजात हासिल कर सकें। लेकिन अभी हम ज़रा कराची की सूरत हाल पर भी बात करना चाहेंगे। और हाँ, जो कि सूरत हाल एक्चुअली वादे बड़े हुए लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। और वज़ीर आज़म को कराची के लिए पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक है। तहरीक इंसाफ के लोग रोज़ाना कराची की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी अपनी वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए अब तक क्या किया है? वो जो पता नहीं कितने सौ, ऑलमोस्ट 1100 अरब रुपए का पैकेज था, उसका क्या बना हुआ अब तक? मैं आपसे क्यों पूछता हूँ वैसे? क्योंकि वो कितने मजे का फिगर था और कितनी खुशी हुई और वावेला हुआ और बड़ा मजा आया, बट वो बस एक फिगर ही रह गया, उसके आगे कुछ हुआ नहीं। इतने हम दे देंगे, इतने सूबाई हुकूमत दे देगी, और इतने जो है वो देखते हैं कि किसने देने। मतलब वो ख्वाब में बैठ के जो बातें कर रहे होते हैं कि आओ हम इतना करेंगे, ये करेंगे, मतलब हुआ कुछ नहीं है वैसे, और वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग स्टिल। तो वो सब आपके सामने ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के बुरे हालात की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को समझते हैं, और वो कहते हैं पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से वोट लेकर आती है और शहर कायद के लिए कुछ नहीं करती। अ पार्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली ट्रू। मोमिन में कबायली उमायदीन के खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो इलाके पीछे रह गए हैं हम उन्हें आगे लाना चाहते हैं। सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरून सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। उससे पहले ये जो पंजाब के अंदर नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। दूसरी जानिब पीटीआई सिंध की क़यादत ने एक बार फिर सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन बचाने के लिए सिंध कार्ड खेल रही है। आज जो कुछ हो रहा है, सिंध पुलिस को इन सिंध हुकूमत ने अपने वडेरों, मुशीरों, वजीरों के घर की लौंडी बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवामी मसाइल के ऊपर सियासत करने का बहुत शौक है। इनको इस बात की परवाह नहीं कि सूबे सिंध के अंदर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। इनको इस बात की परवाह नहीं कि सिंध के अंदर स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं हम सब ने कल लड़काना में देख लिए। वैसे ये मुहावरे, ये फिक्रे बदल जाने चाहिए। घर की लौंडी, चूड़ियां तोड़ देना, औरतों की तरह रोना, ये अब खवातीन को अपनी मिसालों में से निकाल दीजिए। और जब किसी को नीचे दिखाना हो तो हमें क्यों घसीटते हैं, बीच में बस कर दो। आई डिड नॉट इवन हेयर व्हाट ही सेड आफ्टर दैट। अच्छा, ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म और उनके साथियों की बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हालात की बेहतरी के लिए खुद तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों और वफाकी हुकूमत ने किया क्या है। तो यही सवाल सिंध असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ भी पूछ चुके हैं। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। यहाँ तो बड़े कुछ सीरियस डिलीवरी इशूज थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज के ऐलान को भी कई दिन हो गए, मगर अब तक इस पर अमल होने के कोई आसार नजर नहीं आए हैं। इससे कुछ
इत्तेफाक भी नहीं कर रहा ना, वो लड़ाइयाँ इतनी स्टार्ट हो गई हैं। कभी कभार ऐसी चीज़ें लगती हैं कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चुगली बातें हैं। छोड़ी जाती है कि आओ लड़ें इस पे। हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हलीम आदिल शेख साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी बयानात जारी करती है और कभी असेंबली में ये बात कि कराची के लिए सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो आपने ये कभी नहीं बताया कि वफाकी हुकूमत ने क्या कर लिया कराची के लिए। अब ऑब्वियसली एक 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज है जिसके ऐलान के बाद इतनी देर, इतना अरसा गुजर गया, महीना गुजर गया, अब तक तो चीज़ें हो जानी चाहिए थी, कुछ पेशरफ्त तो होनी चाहिए थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और वफाकी हुकूमत ने क्या किया। तो पता होना चाहिए कि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के अंदर वफाक डायरेक्टली कुछ करना चाहती है तो ये रोक देते हैं। हमने SIDCL के ज़रिए काम करना चाहा, बहुत सारा किया, 21 किलोमीटर की ग्रीन लाइन बन गई, नश्तर रोड, मंगोपीर रोड, 3 फ्लाईओवर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत सारे रोड्स, काफ़ी कुछ बना। फायर टेंडर्स आ रहे हैं, उसके पैसे दिए जा चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद 18वीं तरमीम थी, 162 अरब का पैकेज जो था वो कोई सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए जाने थे। उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी उसके ऊपर। हम SIDCL के थ्रू काम करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, जिसकी वजह से फिर ये उनको ऑन बोर्ड लेकर तमाम एक PCIC बनी है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के लिए, और सबसे बड़ा कराची के लिए जो तहरीक इंसाफ ने किया, इमरान खान ने किया, कि कराची आज कौमी धारे में शामिल हो चुका है। अच्छा, आई वंडर वैसे ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल तौर पे कंप्लीट तो नहीं हुआ। आप ये बताइएगा हलीम साहब के अब 111 अरब रुपए का कराची पैकेज है जिसके ऐलान को भी 1 महीना हो चुका है, लेकिन रत्ती बराबर भी पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आई है। क्यों वज़ीर आज़म उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? तरजीहात में नहीं है। 1100 अरब से ज़्यादा का पैकेज अगर आया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर करेंगे, यहाँ तो नालों ने डुबो दिया, कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया, कराची को गटरिस्तान बना दिया गया था, कुछ सोचने को भी तैयार नहीं था। 18वीं तरमीम की पाबंदी के बावजूद हमने एक रास्ता निकाला है। और आज कराची के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं, कराची को आपने कहा कि जी पैकेज आया, उसके बाद हर चीज़ों को मतलब टाइम तो कुछ लगता है ना, लाज़मी बात है, उसका वर्किंग होनी है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद पता ना चल रहा हो, चूँकि आप लोग कोई वहाँ दफातर में तो मौजूद नहीं है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, कराची के नाले साफ़ होने हैं, कराची का सॉलिड वेस्ट का मसला हल होना है, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला हल होना है, कराची की रोड्स का मसला होना है, कराची के सेवरेज सिस्टम का मसला हल होना है। ये तमाम मसले जो हैं कराची के, और KCR का मसला हल होना है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के तमाम मसले हल हो रहे हैं और हम लोग काम करते हैं, बताते नहीं हैं। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, अब आप कहें कि इख्तियारात नहीं या सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं करने देती, तो एक बाइख्तियार वफाकी हुकूमत के होते हुए ये कोई मानेगा नहीं, ये मानने को तैयार नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लिए क्या कर सकती है, इन इंतज़ामी और इख्तियारात के मसाइल का क्या हल निकाल सकती है, ये तो बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार का इशू नहीं है, आइनी मामले का इशू है कि इख्तियार कोई मार्शल तो नहीं है ना मुल्क के अंदर, कि कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। नहीं है 18वीं तरमीम के अंदर NFC अवार्ड के तहत पैसे तो वफाक देती है, लेकिन बाकी सिंध गवर्नमेंट ने करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफाक ने रास्ता निकाला, बाख्तियार थी, एक रास्ता निकाला, PCIC के ज़रिए हम काम कर रहे हैं। चूँकि SIDCL के ज़रिए उन्होंने काम नहीं करने दिया था, पाबंदी लगा, मना कर दिया था उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह PSDP के अंदर भी SDG गोल्ड्स के तहत भी काम हो रहे हैं, जो कि हमारे MNAs करवा रहे हैं, और उसके अलावा इस नए जो PCIC के तहत भी काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार। उसके अलावा हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए, NFC के साथ PFC भी होना चाहिए, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी पिटीशन भी मौजूद है, और जिसकी अब वो चलनी भी शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, जब कोई भी नहीं करेगा हम ही करेंगे इंशाल्लाह। जो 30-40 साल से कराची का लोगों ने जो हुलिया बिगोड़ दी है, किसी ने 40 साल से, किसी ने 12 साल से, इंशाल्लाह उस कराची को असल शक्ल में और बेहतर शक्ल में हम ही बहाल करेंगे। ठीक है जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब। कराची वालों से मैं कहूँगी बस दुआ करें, कराची वालों, इफ यू वांट टू बिलीव एनी ऑफ दीज पीपल,
You can And believe. anybody actually, this is not about the फेडरल हुकूमत में, हम सिर्फ विफाक की बात नहीं कर रहे, इधर की भी बात कर लें, मतलब दुआ करें कि कोई ना कोई तो समझौता करे और बस ये सोचे कि कराची को बेहतर करना है, कराची के लोगों के लिए सहूलतें देनी है, अदरवाइज इस शहर का माशाल्लाह जो हाल है और जिस नहज में मामला पहुंच चुका है ना, और वैसे जिस नहज पे पहुंच चुका है तो उसके बाद जब इतने इख्तलाफ होते हैं और इतनी एनिमोसिटी होती है, डज नॉट मेक सेंस। भाई देखो तो सही कि हाल क्या हो चुका है उस जगह का। फॉर वंस कम टुगेदर एंड डू समथिंग। के सामने रोड बन गई माशाल्लाह, सूबाई हुकूमत बड़ा उसका क्रेडिट ले रही है, खबरें भी चल रही हैं, बड़ी अच्छी बात है वो रोड बनी है। रोड कोई भी बने उसे इनकरेज किया जाना चाहिए, मगर वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि जो माड़ीपुर रोड है उस पर तो रोड ही नहीं है कोई, उड़ के और वो अगर वो रोड बन भी जाएगी तो उस पर इतना हैवी ट्रैफिक होता है कि माशाल्लाह 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, जिस क्वालिटी की रोड्स हम यहाँ पे देखते हैं शहर में। एंड देन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट इज वन रोड, तो उससे जरा ज़्यादा बढ़ के सोचें। और ये अगर माड़ीपुर रोड बन भी जाती है तो भी कोई फ़ायदा होगा नहीं ना उसका, जब तक कोई अंडरपास या कोई पूरा ओवरहेड ब्रिज नहीं बनेगा जिस पे आप हैवी ट्रैफिक को नॉर्मल ट्रैफिक से अलग करें। अगर आपको वाकई टूरिज्म को प्रमोट करना है, इतनी खूबसूरत कराची पे साहिली पट्टी है ये, जहाँ तक कोई एक्सेस ही नहीं है पहुँचने की लिटरली अब तो। मतलब अब हम जैसे लोग बैठ के ये तजवीज़ आपको दे रहे हैं, तो दिस शुड कम फ्रॉम यू गाइस एंड यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। खैर एनीवे, आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। आपको पता है कि हमारे टेनिस स्टार एहसामुल हक इन दोनों फ्रेंच ओपन में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद है, और उनका ये कहना है एहसाम का कि वो जहाँ जाते हैं उन्हें कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू जस्ट कैन नॉट गो टू एनी कंट्री नंबर 1 और प्ले स्पोर्ट। जितने टेस्ट कराएंगे नथने इनके तो 16 करा चुके हैं। यही आपको बताना है कि बड़ा मुश्किल मरहला होता है जिससे ये गुजरते हैं, आप देख भी रहे हैं। और वो कहते हैं एहसाम के अब तक वो 16 टेस्ट करवा चुके, 16 टाइम्स वो अपना जो है PCR टेस्ट, जो कोरोना टेस्ट होता है, वो करवा चुके हैं। एहसामुल हक फ्रेंच ओपन में मेंस डबल मुकाबलों में शिरकत करेंगे। और वैसे बड़ा ही मुश्किल काम है, आंखें देखिए उनकी लाल हो रही हैं, पानी निकल रहा है, जाहिर है बड़ा मुश्किल काम होता है ये, इतना तकलीफ दे तो नहीं, इरिटेटिंग होता है ये टेस्ट टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, एहसाम ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे हमने पूछना यही है कि कोविड-19 के बाद टेनिस कोर्ट और ट्रैवलिंग के दौरान किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। कुछ शायद हम भी ट्रैवल कर लें थोड़ी देर में, तो कुछ क्या हो रहा है। हाँ एहसाम, क्या हाल है आपका? तो आप टेनिस खेलने के लिए तकरीबन 1 माह से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र कर रहे हैं, अब तो महीना हो चुका है। कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं ये बता दें, और इस दौरान कितनी बार कोरोना टेस्ट करवाने पड़े और कितना अरसा क्वारंटीन भी तो करना पड़ता है, बहुत से मुल्कों की ये भी रिक्वायरमेंट है, तो ये सब ज़रा डिटेल दें हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 5 हफ्ते से मैं टूर पर हूँ। मेरा पहला टूर अमेरिका में था, US ओपन का, वहाँ पे मैं 3 हफ्ते था। उसके बाद प्लेयर टूर्नामेंट इन रोम इटली के अंदर, इटली के बाद आई हैड टूर्नामेंट इन हैम्बर्ग जर्मनी में, और उसके बाद अब मैं पेरिस में यहाँ पे रोलैंड गैरोस के लिए। तो पिछले 5 हफ्ते में ऑलमोस्ट मेरे 16 कोविड के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे नेगेटिव ही हैं, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ। और इतना ईजी नहीं है, ऑब्वियसली SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आई थिंक अपने आप को सेफ रखने के लिए भी और बाकी दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी सेफ रखने के लिए। और हर कंट्री में, हर शहर में जब मैं आ रहा हूँ खेलने के लिए, वी हैव टू क्वारंटीन फॉर 24 आवर्स। हमारे आते ही वहाँ पर होटल में चेक इन से पहले टेस्ट होते हैं, और जब तक आपका पहला टेस्ट नेगेटिव ना आए उस वक्त आपको अपना होटल रूम लीव करने की इजाज़त नहीं होती। एंड जिस तरह की टेस्ट है, सारे टेस्ट जो हैं डिफरेंट हो रहे हैं। अमेरिका में डिफरेंट टेस्ट थे, इटली में डिफरेंट थे, मेयर्स हैम्बर्ग में डिफरेंट थे, और यहाँ पे पेरिस में टोटली डिफरेंट है। लेकिन बात यही है, ट्राइंग टू कीप आवरसेल्फ सेफ, और बाकी खिलाड़ियों को भी सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें जी, ये भी कमाल की बात है कि बिल्कुल ये तो न्यू नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन ये अमेरिका भी जाना, जैसे आप कह रहे हैं स्टार्ट आपने US ओपन से किया, भी चले गए। तो अमेरिका तो इस वक्त हॉटबेड है, आपको पता ही है कि वहाँ क्या नंबर्स कहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी भी इट इज़ ऑन द राइज, अभी भी कोई उसमें लल नहीं आया। बट जाहिर है उसके लिए कोई इंतजाम किया गया है, टेस्ट वगैरह सबके होते हैं। और आसाम कोविड-19 की वजह से टेनिस कोर्ट्स में आपको पता है कि वो लोग नहीं होते, ऑडियंस नहीं होती, और बस अकेले खिलाड़ी और जो स्टाफ होता है वो सभी होते हैं। तो इस नए नॉर्मल में या नए माहौल में खेलना आपको कैसा लग रहा है? या जी, वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं ऑब्वियसली, एंड सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और सारे टूर्नामेंट्स इसी कोशिश कर रहे हैं। US ओपन बिल्कुल क्राउड के बगैर था, इटालियन ओपन भी कोई क्राउड बाहर से अलाउड नहीं था। जर्मनी में सेंटर कोर्ट के ऊपर थोड़े से लोग अलाउड थे, लेकिन बहुत कम तादाद के अंदर।
और जहाँ तक पेरिस का है, रोland गैरोस में भी मेरे ख्याल से हर दिन सिर्फ 1000 जो लोग हैं, 1000 लोगों को सिर्फ इजाज़त है आने की। तो इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा लगता है क्राउड के बगैर खेलना, बिकॉज जहाँ पे हम एथलीट्स हैं वहाँ पे हम एंटरटेनर्स भी हैं, और मेरे ख्याल से क्राउड की जो सपोर्ट होती है ड्यूरिंग दिस बिग टूर्नामेंट्स, उसका अपना मज़ा है, एंड आई एम डेफिनेटली मिसिंग इट। मेरे ख्याल से सारे जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो भी इसको मिस कर रहे हैं। Thank you, Assam, for taking out the time and talking to us, and best of luck to you. We are always rooting for you. हमारे एक वाहिद टेनिस स्टार जो पूरे पाकिस्तान में, हमारा पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। So we are all with you. अच्छा जी, ये भी बात में बड़ी न्यू नॉर्मल की बात हो रही थी, लेकिन सिंस अब हर कोई तो जाके टेनिस नहीं खेल सकता, तो हम जो अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे सकते हैं, मेरा ख्याल है सारी कॉन्सेंट्रेशन उसी पे होनी चाहिए। दिल के अमराज के बायस अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी सबसे नंबर 1 कॉज जो है लोगों की अमवात की, वो हार्ट डिजीज़ है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से दिल की बीमारियों की बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक आगाही के लिए हर साल 29 सितंबर यानी आज के दिन आलमी यौम क़ल्ब वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट फिगर है 4 लाख अफराद दिल के अमराज के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। हाँ जी, तो इसी हवाले से पहले तो एक रिपोर्ट देख लें, फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। और रिपोर्ट है खावर खान की। ओवर टू यू खावर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम कल्ब मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां तेजी से लोग दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एक जानिब लोग कोरोना की वबा के बाइस अस्पताल का रुख करने से गुरेजा हैं, तो दूसरी जानिब लॉकडाउन की वजह से वर्जिश, चहलकदमी से दूरी भी दिल के मुख्तलिफ अमराज में इजाफे का सबब बन रही है। पहले जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस की वजह से अमवात हुआ करती थी, और अभी अगर आप डेमोग्राफिक्स को देखें तो दिल के अमराज सबसे नंबर 1 कॉज है अमवात की, और ये चेंज लास्ट 10 सालों में आया है। वजूहात ये हैं कि हमारी पॉपुलेशन में सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें हमने एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट हटा दिया है, और तीसरी चीज़ जो है इंसान की डाइट है, तो हमारी डाइट जो है बहुत चेंज हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल के अमराज की जल्द अज जल्द तशखीस से जहां इलाज में आसानी मुमकिन है, वहीं ताख़ीर और लापरवाही इंसान को इसके महंगे इलाज से भी दूर कर देती है। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए तंबाकू नोशी और रोगनी खानों से दूरी, वर्जिश और सब्जियों के इस्तेमाल को मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से इंसान दिल की बीमारियों समेत दीगर अमराज से बआसानी बच सकता है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। शुक्रिया खावर, थैंक यू। डाइट का भी बहुत ख्याल और रखना है, डॉक्टर डाइट में बशीर changes हनीफ ने लाने। हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तब्बा इंस्टीट्यूट के, बड़े मारूफ डॉक्टर हैं व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीज़। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम सबको पता है कि दिल की बीमारियां होती हैं, हमारी ये बड़ा कॉमन भी है, सुनते रहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन क्या वो चीज़ें हैं जो इन दिस डे एंड एज हम अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं जिससे रिस्क फैक्टर कम हो जाए, खत्म ना हो, कम हो जाए? ठीक है, सबसे पहले तो ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद ये है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको दिल का मर्ज़ है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह उसको पहचाना जाए, या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि दिल की बीमारियाँ होती हैं और उससे किस तरह बचा जा सकता है। तो आज बात करने का मकसद ये है कि इस बारे में बात की जाए। पहले समझा जाता था कि दिल की बीमारियाँ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारियाँ हैं, जैसे लो इनकम कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान जैसे यहाँ पे नहीं होती हैं, लेकिन इस वक्त जो है एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिल की बीमारियों का होता जा रहा है, और एपिडेमिक की हद तक। Why? Because of hypertension? जी, बाकी कंट्रीज़ में कम हो रहा है जबकि डेवलपिंग कंट्री में बढ़ रहा है, और अगर अभी से हमने कोई एहतियाती तदाबीर ना की तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए डिज़ास्टर। अच्छा, क्यों हो रहा है? देखिए, दिल की बीमारियों के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और फिज़िकल इनएक्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि बेसिकली इनकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। अच्छा, जो पहली 3 बातें मैंने की, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं कि आपको तकलीफ़ कोई नहीं होती, तकलीफ़ जब होती है उस वक्त ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, लिहाजा ज़रूरी है कि हम इसको चेक करवाएं। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो ये है कि यंग एज में दिल की बीमारियाँ हो रही हैं।
ठीक है ना, मतलब बाहर एक्चुअली न्यू नहीं है। मैं आपको बताऊँ वेस्टर्न वर्ल्ड में 50s या 60s में जाके होती है, हमारे यहाँ 20s और 30s में भी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के साथ मरीज आ रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि फिजिकल इनएक्टिविटी जो है बेसिकली बढ़ती जा रही है, खाने हमारे माशाल्लाह वही पुराने हैं, और फिर यह है कि जेनेटिकली भी हम डिसएडवांटेज हैं। सब कॉन्टिनेंट में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर साइड पे है, उसकी वजह से हमारी आर्टरी भी थोड़ी छोटी है, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा। लेकिन ये जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं ये डेफिनेटली जो है वो दिल की बीमारियों को ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब, सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस, ये ब्लड प्रेशर की जब हमने बात की है, हमें ऐसा हमेशा ही लगता है कि ब्लड प्रेशर जिसको हो ऊपर नीचे, उसको कुछ इंडिकेशन तो हो ही जाती होगी, क्योंकि वी सी दैट हैपनिंग विद आवर पेरेंट्स एट लीस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर लोगों को जब कोई तकलीफ होती है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो हाई मिलता है, वो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो तकलीफ हो रही है, जबकि उस तकलीफ की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई ब्लड प्रेशर से कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट किलर है ये, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखें हम हमेशा कहते हैं कि इलाज से एहतियात बेहतर है, ठीक है। मैं कहूँगा कि आज अगर और कुछ भी आप याद ना रखें, दिल की बीमारियाँ ऐसी हैं कि इसमें ये एग्जैक्टली 100% फिट होता है कि अगर आप एहतियात कर लें और इन रिस्क फैक्टर को मॉनिटर कर लें तो आप 100% जो है दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तीन चीज़ें बताएं। तीन चीज़ें, एक तो ये है कि यंग एज में ही अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर चेक कराएं, ठीक है। दूसरा जो है, देखें स्मोकिंग जो है ये वाहिद चीज़ है जिसमें आप पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं, ना सिर्फ हार्ट की बल्कि बाकी तमाम जिस्म के हिस्सों की भी बीमारियां खरीद रहे हैं। तो स्मोकिंग तो आपके कंट्रोल में है। जहाँ तक अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतने अरसे से मैं पी रहा हूँ, नहीं छोड़ सकता, ये भी एक मिथ है। अगर आप हार्ट अटैक होने से पहले लोगों को कहें वो कहते हैं नहीं, लेकिन जिस दिन हार्ट अटैक होता है उससे अगले दिन छोड़ देते हैं, बट इट्स टू लेट ऑलरेडी। तो स्मोकिंग ये ऑल डिटर्मिनेशन की बात है, अगर आप ये इरादा कर लेंगे मुझे छोड़ना है तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और दूसरा जो है फिजिकल इनएक्टिविटी, देखें फिजिकल एक्टिविटी एक वाहिद चीज़ है जिसमें आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आप हफ्ते में 5 to 7 days a week 30 to 45 मिनट्स वॉक करते हैं ना, तो 40% दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। कोई और इंटरवेंशन, कोई और दवा ऐसी नहीं है जो इसको अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया। अब एक और बात बताएं, हमारे यहाँ हर मरज का जो हल है ना, वो एक वाइट वाली सोडा ड्रिंक जो है ना वो बताई जाती है कि चलो जी तुम ये पी लो। तो बाज़ोकात गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो रहे होते हैं, लेकिन बाज़ोकात वो एक्चुअली चेस्ट पेन होती है। बिल्कुल। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हमें दिल में हमारे गैस चढ़ रही है या हार्ट अटैक हो रहा है? दिल की तकलीफ हमेशा याद रखें एक्सर्शन पे बढ़ेगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, और आप पहले वॉक कर लेते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, या सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अब आप वॉक करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है, जब रेस्ट करते हैं तो आराम आ जाता है। तो ये क्लासिक है हार्ट के लिए। अच्छा, आमतौर पे टिपिकली जो है किसी एक पॉइंट पे पेन नहीं होगा, हाथ या उंगलियां सुन्न होना वो नहीं होगा, जलन हो सकती है लेकिन चुभन वगैरह पेन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हैवीनेस, भारीपन, घुटन या दबाव महसूस होता है, चलने में बढ़ता है, रेस्ट पे आराम आता है। इस तरह अगर सांस फूल रहा है चलने में, रेस्ट पे आराम आ रहा है वो भी, तो ये चीज़ें अलामात हूँ तो ज़रूर अपना चेकअप कराएं। यानी कि ये पता लग गया एट टाइम्स लोग चुभन हो रही होती है तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो हम पहले चेक कर लें कि अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो बढ़ रहा है तो फिर जरा बिल्कुल, ये बड़े अच्छे इंडिकेशंस भी हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना की वजह से हमने देखा कि कोरोना भी उनको ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट हुआ लोगों को जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी। अब ये तो चीज़ ऐसी है, कोरोना से हमें ये भी बड़ा नज़र आ गया कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं इन द फ्यूचर एज वेल। तो ऑल द मोर रीजंस कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब किस तरह आप कन्विंस करेंगे यंगस्टर्स को, चलो जो जिन्होंने जिंदगी जी ली उन्होंने जी ली, यंगस्टर्स किस तरह चेंज करें? यंगस्टर को मैं ये बताना चाहूँगा, दिल का मर्ज ऐसा है कि एक दफ़ा हो गया ना तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए सारी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर लिहाज से ये पूरी फैमिलीज़ को ड्रेन कर देता है। लिहाजा ये ज़रूरी है। देखें सिंपल चीज़ मैंने बताई, अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। मैं उनको कहता हूँ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में रूटीन बनाएं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, एलिवेटर इस्तेमाल ना करें, लंच ब्रेक में थोड़ा वॉक कर लें, एक स्टॉप आगे से बैठ जाएं, एक स्टॉप आगे से बढ़ जाएं। मतलब हर चीज़ खाने की जरूरत नहीं रोज, वगैरह खाने की ये चीज़ें जो है अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली, और रिस्क फैक्टर आपने जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही दिल की, एक दफ़ा दिल का हार्ट अटैक हो गया और उसके बाद आपका दिल कमज़ोर हो गया, पट्टे कमज़ोर हो गए, तो ना बंदा जीने के काबिल रहता है ना मरने के काबिल। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रह जाएगी? मतलब ये भी तो आप लोग देखें, भी और फैमिली की भी देखें। इस दफ़ा का जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो बेसिकली स्लोगन है वो ये है कि अपने दिल का ख्याल रखें,
अपने दिल से, कि जिस तरह दूसरों के दिल का आप ख्याल रखते हैं, अपने दिल का भी दिल से ख्याल रखते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात इसलिए भी की है, हम भी यही कहते रहते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कि अपने आप को भी थोड़ी सी अटेंशन और टाइम जरूर दें। लॉट ऑफ पीपल in your life are dependent on you. Yes. तो अपने लिए टाइम जरूर निकालें, love yourself also a little bit. ख्याल रखें। और पेशावर की हम बात कर रहे थे टॉप स्टोरीज में। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, लेकिन आजकल शहर में सफाई सुथराई का शदीद फुकदान है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। एक्चुअली पेशावर की नहरों में आलूदगी से मुताल्लिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम नहीं चाहते कि हर मामले में मुदाखलत करें, मगर जब बात हद तक पहुंच जाती है तो मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत इस वक्त गंदगी का ढेर बन गया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और आलूदगी बढ़ गई है। पेशावर में इन दिनों सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, ये हम जानते हैं। नादिया सबूही ने हमें ज्वाइन किया। नादिया, बताइएगा क्या हो रहा है वहाँ? जी, पेशावर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों और सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिस पर WSSP का कहना है कि उनका अमला जो है वो इसकी सफाई में 24 घंटे काम करता है। शहरियों को शिकायत है कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें WSSP का अमला पहुंचता भी नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं लंडी अरबाब के इलाके में, जिसमें इस वक्त अगर कैमरा मैन दिखा सके तो एक गंदगी का बहुत बड़ा ढेर है। यहाँ के रिहायशी, उनका ये कहना है कि हम WSSP को फ़ोन भी करते हैं, उसके अमले को बुलाते हैं, ताहम यहाँ पर अमला नहीं आ रहा और ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। WSSP के तर्जुमान के मुताबिक कि उनके पास 4000 एहलकार हैं जो मुख्तलिफ पेशावर को 4 जोन्स में तकसीम किया गया और जो मुख्तलिफ इलाकों में, रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं और सफाई करते हैं, 24 घंटे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो वो शहरियों से इत्तफाक नहीं करते। उनका यही कहना है कि हमारा अमला 24 घंटे काम करता है और शहरी जो हैं उनको भी अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत खुद भी काम करना चाहिए। बात करते हैं WSSP की, तो उनका ये कहना है कि 800 टन जो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से जो कूड़ा करकट लेके जाते हैं वो पेशावर से 22 किलोमीटर के फासले पर शमशतू में जाके रोज़ाना तल्फ किया जाता है। और यही कहना है WSSP का कि उनका जो अमला है वो मुस्तकिल बुनियादों पे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। दूसरी जानब अगर हम बात करें पेशावर को, तो उसमें कैंटोनमेंट का इलाका भी आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शहरी को यही शिकायत है कि सफाई का अमला नहीं आता और गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट पड़ा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, अच्छा, कितनी ख़तरनाक मुझे ये बात इसलिए लगी है क्योंकि आपको याद है कि पिछले हफ्ते के शायद जुम्मे को ही हम बता रहे थे कि लाहौर का क्या हाल हो चुका है गंदगी की वजह से। कराची नीड्स नो मेंशन, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता ही है। और अब हम तो रिंग लीडर हैं, हम तो फर्स्ट आएंगे इसमें। और फिर अब पेशावर का हाल देख लें। हंसी हमें नहीं आ रही, हमें रोना आ रहा है एक्चुअली। क्यों हाल ये हो गया? अच्छा, ये पूछना है। कोई और फेल हो, खुद फेल हो रहे हो ना, तो कोई और फेल होता है तो उस पर थोड़ी सी खुशी होती है। नहीं अब्दुल्ला, डोंट डू दैट। मतलब सम प्लेसेस आर नोन टू बी क्लीन, लाइक लाहौर। ये बस आयरनी है हुमा, ये हम ऐसे मजाक में उड़ा रहे हैं। मजाक वाली बात है नहीं, आपको पता ही है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को, ना सिर्फ वहाँ रहने वालों को, बड़े दिल के करीब है, बड़े दिल के अजीज हैं, क्योंकि मिसालें दी जाती हैं। हम कराची में रहने वाले लाहौर की मिसालें दिया करते हैं भी और थे भी पहले तो बहुत ज्यादा। तो प्लीज इन मिसालों को खराब ना करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश हमारे साथ हैं। कामरान बंगिश साहब, किसी ज़माने में हम आपसे जब बात करते थे तो BRT का बहाना था, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो गया, सो दैट इज़ आउट नाउ। तो तब भी पेशावर से कचरा क्यों ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? प्लीज़ इसका पहले तो जवाब दे दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर की जो हमारी WSSP है, वाटर सैनिटेशन और सर्विसेज कंपनी, उसकी मिसाली कारकर्दगी है। हमने कभी BRT का या किसी और चीज़ का बहाना नहीं बनाया, बल्कि पेशावर, मैं ये दावे से कहता हूँ कि क्लीनलीनेस के हवाले से पेशावर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव कर चुका है। कहीं पे कचरा नहीं है। हमारी जो 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, 3000 से ज़्यादा अमला जो है वो सिर्फ 43 यूनियन काउंसिल्स में काम कर रहा है। 14 यूनियन काउंसिल्स की एक्सपेंशन जो है वो अभी जारी है। इसके अलावा 34 यूनियन काउंसिल्स में हम अब डोर टू डोर कलेक्शन की तरफ भी चले गए। और मैं ये आपको ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि मैं अभी तक लोकल गवर्नमेंट को देख रहा था, ईद उल अज़हा के ऊपर NCOC ने पख्तूनख्वा की अप्रिसिएशन किया। हमने इतना ज़बरदस्त क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू की जब मैं लोकल गवर्नमेंट को देख रहा था। मुझसे साफ खैबर पख्तूनख्वा हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और यूथ हमारे साथ है। हमने कभी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाया, बल्कि पेशावर को हम ये दावे से कहते हैं कि पेशावर जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनलीनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड इम्प्रूव कर गया। आई वंडर फिर हम कहाँ के मनासिब दिखा रहे हैं?
But anyway. समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या मनाजर दिखाए हैं, और आपका दावा तो ऐसा है जैसे हम सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, और नादिया भी झूठ बोल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आप दावे से कह सकते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है। अब मगर एक तासुर ये है बंगश साहब के सफाई सुथराई का निज़ाम ख़राब होने की वजह सियासी मुदाखलतें हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक किसी एक वज़ीर पर ही सेटल नहीं हो सकी, तो फिर अपेरेंटली शायद ये मसला है, या आपको लगता है कि वहाँ भी सब परफेक्ट है? क्योंकि आपको यही लग रहा है कि सब परफेक्ट है। देखें, जो हमारी क्लीनलीनेस की कंपनीज है उनका एक ऑटोनोमस बोर्ड होता है, वो उस कंपनी के मैटर्स को देखती है। उनके लिए गवर्नमेंट लमसम जो वन लाइनर बजट का, और उसके लिए उनको डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी देती है। तो हमारी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो अपना एक स्ट्रक्चर के तहत काम करती है, और ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, कि वो किस टीम प्लेयर को कहाँ पे खिलाती है, किसको किस जगह पे फिट समझती है। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से गवर्नमेंट की मशीनरी या गवर्नमेंट का ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकता। बल्कि ये मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनीज इतना ऑटोनोमसली काम करती है कि एक भी जगह पर आपको किसी किस्म की सियासी मुदाखलत, स्पेशली जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं, या जो सीवरेज सिस्टम या सैनिटेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसके हवाले से ना MPAs, ना MNAs, ना कोई भी सियासी मुदाखलत किसी लेवल पे नहीं होती। बल्कि जो हमारी टीम्स हैं उनको ओवरऑल असिस्टेंस मिलती है, ताकि जो ये आपको जो रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहे हैं पेशावर की सतह पर या पूरे पख्तूनख्वा में, ये इसी की वजह है कि हमने इदारों को जो है वो बाइख्तियार बना दिया है। हमने उनसे सियासी मुदाखलत ख़त्म। बंगश साहब, हम दिखा कुछ रहे हैं, आप बात कुछ हमें सुना रहे हैं, क्योंकि अब वजाहतें अपनी जगह चलें, ठीक है। बुनियादी चीज़ तो ये है कि कचरा ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज वी आर शोइंग सम फुटेज। तो उसका प्लान बता दें कि करना क्या है। मैंने जैसे अर्ज़ की, 2 शिफ्टों के ऊपर जो है वो क्लीनलीनेस ड्राइव जो है रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है। मैं ये आपको अश्योरेंस से कहता हूँ कि किसी जगह पे कोई कचरे के या गंदगी के ढेर नहीं है। ये मैं बल्कि आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हमारा इतना बड़ा फ्लीट मैंने ऐड किया इस पूरे क्लीनलीनेस का। थैंक यू। पता है क्या, आई जस्ट कंफ्यूज, आई थिंक वी नीड टू गो टू पेशावर, क्योंकि कामरान साहब आपके साथ तो घूमना ही पड़ेगा शायद, बिकॉज यू आर सो एडमेंट ऑन द फैक्ट कि कहीं ढेर है ही नहीं। और अच्छा, समथिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ये भी आपको बता दें कि मारूफ अमरीकी मोटरसाइकिल की कंपनी हार्ली डेविडसन ने इंडिया में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया। और यू कैन रीड मोर ऑन गूगल ऑन दिस, और हम आपसे टैक्सेस बढ़ाने की वजह से, लेट मी टेल यू, इससे पिछले हफ्ते टोयोटा ने भी बाय द वे अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। We're going to see you tomorrow.